वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट में आप लोग की आज चर्चा होगी एक ऐसे देश के बारे में जिसका विस्तार दो महासागरों में होने के साथ साथ दो महाद्वीपों में है। इसके अलावा ये पूर्णतः द्वीपीय देश होने के बावजूद इसकी स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री तीन देशों से लगती है। तो आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे इंडोनेशिया देश के बारे में। इसका जो पार्ट 1 है हमने पहले ही इसका वीडियो बना रखा है और आज पार्ट 2 की चर्चा होगी इंडोनेशिया देश के बारे में। जो इसका पार्ट 2 है, जो शेष इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य रह गए थे, आज चर्चा उसकी होगी। तो इंडोनेशिया जैसा हम लोग जानते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र का जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दक्षिणी पूर्वी एशिया में, और विश्व में देखा जाए तो सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी है इंडोनेशिया। तो इसकी चर्चा हम आप लोगों ने किया था। रिंग ऑफ फायर में होने के कारण यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा सुनामी की क्रियाएं होती हैं। और इंडोनेशिया हमने आपको बताया कि लगभग 17,500 से अधिक द्वीपों से निर्मित है, लेकिन लगभग इसके 6,044 द्वीपों पर ही मानव का निवास है। सबसे बड़े द्वीपों की बात इसकी किया जाए तो कालीमत्तान, या इसको बोर्नियो कहा जाता है, सुमात्रा, पश्चिमी एरियन, सिलेबीज और जावा द्वीप है। और एक बार हम आपको बता दें कि लगभग क्षेत्रफल इसका 19 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी देखिएगा जो जनसंख्या है, लगभग 60% जो जनसंख्या होती है केवल जावा द्वीप पे रहती है। और एक चर्चा और हम करेंगे, इंडोनेशिया वर्तमान में अपनी नई राजधानी को बना रहा है, उसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे। तो किन कारणों से नई राजधानी को बना रहा है या नई राजधानी का नाम क्या है, उसकी चर्चा भी हम आप लोग से करेंगे। तो एक बार हम पुनः आप लोग को बता दें कि मुख्य रूप से जो इसके द्वीप हैं कालीमत्तान, या जिसको बोर्नियो कहा जाता है, सुमात्रा, पश्चिमी एरियन, सिलेबीज और जावा हैं। और लगभग ये 5 द्वीप ही इसके 80% क्षेत्र को कवर करते हैं। और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे लगभग 60% जनसंख्या रहती है, जबकि अगर देखा जाए क्षेत्र तो जावा का जो क्षेत्र है वो इंडोनेशिया के मात्र 7% पर है। तो आज की हम चर्चा करेंगे इंडोनेशिया द्वीप के बारे में। इंडोनेशिया का जो शेष भाग रह गया था उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंडोनेशिया प्राकृतिक आपदाओं का भंडार माना जाता है। तो इंडोनेशिया में देखा जाए तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती ही रहती हैं, और इसके मुख्यतः निम्नलिखित कारण हैं। एक तो यह है प्रशांत महासागर के आग्नेय वलय पर स्थित है, यानी पैसिफिक रिंग फायर पर है। हम आपको एक बार पुनः बता दें कि पैसिफिक रिंग फायर का अर्थ है ये प्रशांत महासागर के चारों ओर के वो क्षेत्र जहां ज्वालामुखी की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। इस पर मैंने वीडियो आप लोग को ऑलरेडी बना रखा है। इंडोनेशिया पूरी तरीके से रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, और इस पे पृथ्वी का वह भाग है, हम आपको बता दें, जहाँ ज्वालामुखी और भूकंप की सबसे अधिक क्रियाएँ होती हैं। लगभग 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इसी वलय क्षेत्र पे आते हैं, यानी पर प्रशांत महासागर के चारों ओर वाले क्षेत्र में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज्वालामुखी की क्रिया ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। प्लेटों का वितरण क्षेत्र है, यहाँ पे कई प्लेटें आपस में आके इनका अभिसरण होता है, यानी कन्वर्जेंस होता है प्लेट किनारों का, यानी ये प्लेट किनारों पे स्थित है। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट है, प्रशांत प्लेट, फिलीपींस प्लेट और बर्मी प्लेट के संगम क्षेत्र पर स्थित होने के कारण यहाँ पे भूकंप की घटनाएं और ज्वालामुखी की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। इन प्लेटों के आपस में टक्कर से भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रिया होती है, और जब कभी रिक्टर स्केल पे जो भूकंप की तीव्रता हो जाती है 7 या उससे अधिक हो जाती है तो सुनामी की घटना होती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं काफ़ी आती हैं। सबडक्शन जोन है, इंडोनेशिया जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन जो भारी प्लेट है यूरेशियन हल्की प्लेट के नीचे धंस रही है, तो इस कारण भी यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती हैं। ज्वालामुखियों की बड़ी संख्या अगर हम लोग देखा जाए तो इंडोनेशिया में लगभग 400 ज्वालामुखी हैं, जिसमें 130 सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी हैं। जैसे हम कुछ ज्वालामुखियों के नाम आपको बता भी दे रहे हैं, क्राकाटोवा है, माउंट मेरापी है, माउंट तंबोरा है, ये प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों की अगर हम लोग चर्चा करें, थोड़ा सा हम व्याख्या आप लोग को कर ले रहे हैं कि जो क्राकाटोवा ज्वालामुखी है ये जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित है, और सुंडा जल डमरू मध्य है जो सुंडा जल संधि है, ये स्टेट है, उसी में स्थित है ये। और 1883 में यहाँ पे भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और कहा जाता है इतना भयानक ज्वालामुखी विस्फोट इसमें हुआ था क्राकाटोवा में कि आवाज़ लगभग 4800 किलोमीटर तक सुनाई दी थी, और इस घटना में हज़ारों लोग मारे गए थे। इसके अलावा एक और जो यहाँ का प्रमुख ज्वालामुखी है माउंट मेरापी है। परीक्षा के दृष्टि से दोनों ज्वालामुखी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मध्य जावा द्वीप पे है, इसका अर्थ ही होता है आग का पर्वत। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और आसपास घनी आबादी होने के कारण यहाँ नुकसान होने का खतरा ज़्यादा रहता है।
जो माउंट मेरापी है, मध्य जावा द्वीप। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो जावा द्वीप ही यहाँ का प्रमुख जनसंख्या वाला द्वीप है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो एक माउंट टम्बोरा है, ये यहाँ के सुम्बाबा द्वीप पे स्थित है। यहाँ 1915 में एक विस्फोट हुआ था, जो अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता था। 1815 ईस्वी में हुआ था और राख और धूल वातावरण में इतना ज़्यादा फैल गया था कि 1816 है वो बिना गर्मी का साल कहा जाता है, ईयर विदाउट समर कहा जाता है। यूरोप एवं अमेरिका में भी इसके कारण फसलें नष्ट हुई थी, क्योंकि कोई ठंडी का मौसम ही नहीं हुआ यहाँ पे, और लगभग माना जाता है कि 70,000 लोग इसमें मारे गए थे। अन्य जो ज्वालामुखी यहाँ के हैं वो माउंट अनुंग है, माउंट सिनाबुंग है और माउंट ब्रोमो है। तो ज्वालामुखी की क्रिया इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में देखेंगे तो काफ़ी ये ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र है। और हम आपको बता दें कि ये कई प्लेटों के किनारों पर स्थित होने के कारण, कई प्लेटों की सीमा पर स्थित होने के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं ज़्यादा होती है। यदि भूकंप और सुनामी की बात किया जाए तो इंडोनेशिया में भूकंप की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, जैसे 1833, 1861 में सुमात्रा भूकंप। लेकिन 26 दिसंबर 2004 को जो रिक्टर स्केल पे 9.3 तीव्रता का भूकंप आया था, इसको माना जाता है कि अब तक का सबसे तीव्रतम भूकंप माना जाता है पूरे पृथ्वी पे। इसमें सुनामी लहरें उठी थी इंडोनेशिया में, तो कहा जाता है इंडोनेशिया में ही लगभग सुनामी से डूब के, यानी तटीय क्षेत्र के डूबने के कारण लगभग अगर देखा जाए तो 1.7 लाख लोग मारे गए थे। और सुनामी का जो प्रभाव हुआ था भारत के साथ साथ 14 देशों पर पड़ा था, और कुल लोगों की अगर देखा जाए मृत्यु संख्या तो 2.3 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें 1.7 लाख लोग अगर हम लोग देखें तो इंडोनेशिया में ही मारे गए थे। अन्य घटनाएं देखें तो अचेह भूकंप की घटना 2012 में, अभी जो हाल ही में घटनाएं हुई लोम्बोक घटना जो हुई 2018 में। तो भूकंप की घटनाएं अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया के क्षेत्र में होती रहती हैं। इंडोनेशिया में कृषि की बात किया जाए तो इंडोनेशिया एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 25% जनसंख्या यहाँ कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो हम आपको बता दें कि ये कृषि प्रधान देश है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा और आप लोग बता दूं कि ये भूकंप और ज्वालामुखी और सुनामी से काफ़ी प्रभावित क्षेत्र रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी की घटनाएं, सामान्यतः भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं, और कभी कभार इस क्षेत्र में सुनामी भी आती रहती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो इंडोनेशिया है ये प्राकृतिक आपदाओं से अत्यधिक प्रभावित देश है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जापान प्राकृतिक आपदाओं से काफ़ी प्रभावित देश है, वो भी रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा है। और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं तो जापान भी, जो इंडोनेशिया भी है, ये भी ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी जैसी घटनाओं से काफ़ी प्रभावित देश माना जाता है इंडोनेशिया को। और इसका मैं एक बार पुनः कारण बता दूं कि ये कई प्लेट की सीमाओं पर स्थित होने के कारण यहाँ पे सक्रियता ज्वालामुखी और भूकंप की बनी रहती है। आप लोगों को देखिए चित्र में भी दिखाया जा रहा है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग पुनः आगे हम लोग चर्चा करते हैं इंडोनेशिया के एग्रीकल्चर के बारे में, इंडोनेशिया की खेती के बारे में। तो इंडोनेशिया को हम लोग बताया कि लगभग कृषि प्रधान देश है, लगभग 25% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। प्रमुख फसलों में अगर हम लोग देखें तो ये देखिए कोको फसल आपको दिख रही है। तो इसके अगर हम लोग प्रमुख फसलों के बारे में देखा जाए, जो इंडोनेशिया में जो प्रमुख फसलें होती हैं उसमें धान सबसे प्रमुख फसल है। इंडोनेशिया के लोगों का जो प्रमुख आहार है वो धान है, यानी चावल है। मुख्य उत्पादन अगर देखा जाए तो जावा और बाली द्वीप पे धान की खेती अधिक होती है। उष्ण आर्द्र जलवायु होने के कारण चावल की फसल के लिए, धान की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है इंडोनेशिया। वर्ष में 2 या 3 फसलें चावल की उगाई जाती है। गेहूं की खेती उस रूप में नहीं होती है, क्योंकि जलवायु यहाँ की बहुत गर्म है, वर्षा ज़्यादा होती है। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे अधिक चावल उत्पादक देश है, और चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे अधिक चावल उत्पादक देश है। जैसा हम लोग जानते हैं कि चीन लगभग दुनिया का 29% और भारत लगभग 24% धान का उत्पादन करता है। इंडोनेशिया लगभग 7% धान का उत्पादन करता है। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया एक प्रमुख वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ वर्षा खूब ज़्यादा होती है। इसके अलावा चूँकि भूमध्य रेखा इससे बीच से होकर जाती है, तो यहाँ पर गर्मी खूब पड़ती है, तो वर्षा गर्मी अधिक होने के कारण यहाँ पर धान की खेती अधिक होती है। और जावा जैसे द्वीप हैं जहाँ पर काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ चावल की खेती अधिक होती है। और इंडोनेशिया में वर्षा अधिक होने के कारण ये अक्सर बाढ़ प्रभावित भी रहता है। जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया देश अक्सर बाढ़ प्रभावित भी रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें अन्य फसलों के बारे में, अगर हम लोग देखें तो मक्का
यानी जिसको मेज या कॉर्न कहा जाता है, धान के बाद जो दूसरा मुख्य फसल है। ये पशुओं और मानव भोजन दोनों में प्रयोग होता है। मक्का का जो खेती होता है यहाँ पे। इसके अलावा एक फसल है कसावा। कसावा को टैपियोका भी कहा जाता है और यह एक जड़ वाली फसल है, रूट वाली फसल है और इसी से साबूदाना बनता है। जो कसावा है ये इसी को टैपियोका भी कहा जाता है, इसे ही साबूदाना बनता है जो हम लोग खाते हैं। इसके अतिरिक्त और हम लोग अगर देखें तो पाम ऑयल है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाम ऑयल, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक पाम ऑयल उत्पादक देश और निर्यातक देश है। यहाँ पे सुमात्रा और जो कालीमतान है द्वीप हैं, ये प्रमुख उत्पादन करते हैं पाम ऑयल का। दुनिया का सबसे अधिक पाम ऑयल का जो निर्यात है या उत्पादन करता है ये इंडोनेशिया करता है। यहाँ का सुमात्रा और कालीमतान द्वीप पे सबसे ज़्यादा होता है। रबर, इंडोनेशिया थाईलैंड के बाद दूसरा सबसे अधिक रबर उत्पादक देश है, यानी रबर उत्पादन में दूसरे नंबर पे है थाईलैंड के बाद। ये प्राकृतिक रबर की बात हो रही है, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है। कॉफ़ी की बात अगर हम लोग करें, अन्य फसलों में अगर हम लोग देखें कि कॉफ़ी की चर्चा अगर हम लोग करते हैं तो ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। यहाँ की जो कॉफ़ी है लुवाक, काफ़ी लुवाक जो है ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है। इसके अलावा यहाँ तोराजा काफ़ी भी विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कॉफ़ी की उच्च क्वालिटी की फसलें उगाई जाती हैं जिसमें काफ़ी लुवाक है और जो तोराजा कॉफ़ी है ये काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। चाय के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ के मुख्यतः काली चाय का उत्पादन होता है और विश्व में 7वां स्थान है चाय के उत्पादन में। यदि हम लोग देखें तो भारत दुनिया का सबसे अधिक चाय का उत्पादन चाइना करता है और दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो भारत चाय का उत्पादन करता है, इंडोनेशिया 7वें नंबर पर। एक अन्य फसल देखा जाए यहाँ पर नारियल की फसल जो है कोकोनट, विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है जो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया विश्व का लगभग 31% नारियल कोकोनट का उत्पादन करता है। फिलीपींस लगभग 27% और भारत लगभग 26% नारियल का उत्पादन करता है। तो नारियल उत्पादन में भी इंडोनेशिया नंबर 1 पे है। इसके अलावा लौंग की बात किया जाए तो विश्व का लगभग 70 से 75% लौंग का उत्पादन इंडोनेशिया करता है। ये सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है लौंग का। यहाँ का मुख्यतः जो लौंग का उत्पादन होता है क्लोव्स का उत्पादन होता है। ये मलुका द्वीप समूह है वहाँ पे इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा थोड़ा यहाँ पे सुलवेसी द्वीप पे होता है और जो मलुका द्वीप समूह को हम लोग आपको बता दें कि स्पाइस आइलैंड भी कहा जाता है, मसाला द्वीप भी कहा जाता है इसको। एक कोको या कोकोवा जिसको कहा जाता है, कोकोवा के उत्पादन में इसका विश्व में 3रा स्थान है और अगर एशिया में देखा जाए तो पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है आइवरी कोस्ट करता है और दूसरा घाना। ये दोनों देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कोकोवा के उत्पादन में भी एशिया में प्रथम स्थान है। काली मिर्च में ये भारत वियतनाम के बाद 3रा स्थान रखता है। दालचीनी के उत्पादन में प्रथम और जायफल जिसको हम लोग मैस बोलते हैं और दालचीनी के उत्पादन में भी प्रथम है जिसको हम सिनामोन कहते हैं। तो इसके उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, यानी जायफल और दालचीनी के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इंडोनेशिया एक सुंदर देश है। हम लोग बता दें कि सुंदर यहाँ के बीचें पाई जाती है, पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कृषि के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी महत्व है इंडोनेशिया का। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सी कृषि फसलें होती हैं जिसमें हम आप लोग एक बार पुनः बता दें धान के अलावा यहाँ पे नारियल के उत्पादन में तो प्रथम स्थान है। इसके अलावा लौंग के उत्पादन में तो 70 से 75% करता है। इसके अलावा कोकोवा या कोको जिसको हम बोला जाता है कॉफ़ी, इसके अलावा धान और मक्का की खेती भी यहाँ पे भारी मात्रा में होती है इंडोनेशिया देश में। इंडोनेशिया देश के बारे में कुछ और चर्चाएं किया जाए तो हम लोग बता दें कि इंडोनेशिया के लोग में ये कहा जाता है नृत्य और संगीत का भी काफ़ी महत्व है इंडोनेशिया में। अन्य हम चर्चाएं थोड़ा सा और करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया जो देश है ये खनिज संपदा के बारे में अगर देखा जाए यानी मिनरल्स के बारे में देखा जाए इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया मिनरल्स के मामले में भी समृद्ध है। जैसे निकल का उत्पादन अगर देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन करता है, विश्व का लगभग 40% करता है। इसके अलावा जो कोयले का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, विश्व का लगभग 30% कोयले का निर्यात करता है। और उत्पादन में देखा जाए तो चीन और भारत के बाद 3रे स्थान पर है। टिन के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लगभग 20% टिन का उत्पादन करता है। इसके अलावा अन्य में अगर देखें तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस
का उत्पादन में भी प्रमुख स्थान रखता है। बॉक्साइट में चौथा स्थान, तांबा में 5वां स्थान विश्व में, सोना लगभग 4% और चांदी लगभग 3% पूरे विश्व का ये उत्पादन करता है इंडोनेशिया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि खनिज संपदा के बारे में भी इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में हमने आपको बताया कि कृषि क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण है ही है, इसमें धान के उत्पादन में ये प्रमुख स्थान रखता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें मत्स्य पालन के क्षेत्र में देखा जाए तो इंडोनेशिया चाइना के बाद वर्तमान में दूसरा सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है और नंबर 1 पे हम जैसा जानते हैं कि चाइना उत्पादन करता है। एक इंडोनेशिया की और मैं कुछ बातें बता दूं कि अगर पशुपालन हम लोग देखें इंडोनेशिया में, थोड़ी पशुपालन की बात किया जाए तो बहुत कम विकास हुआ है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी का पालन होता है, लेकिन पशुपालन का विकास थोड़ा अपेक्षाकृत कम हुआ है इंडोनेशिया में। लेकिन मत्स्य उत्पादन में हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया चाइना के बाद दूसरे स्थान पे वर्तमान में हो गया है। अब थोड़ी सी चर्चा और हम लोग कर लें वन संपदा के बारे में। हम लोग अगर चर्चा करें इंडोनेशिया के वन संपदा के बारे में कि वन की स्थिति यहाँ पे क्या है इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया लगभग अगर हम देखें इंडोनेशिया का तो लगभग 50% जो भाग है ये वन से ढका हुआ है, यानी इसके लगभग 50% भाग पर इंडोनेशिया के अगर हम लोग देखते हैं तो वन पाया जाता है। ब्राज़ील और कांगो के बाद जो देश हैं अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया में तीसरा सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है, यानी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो ब्राज़ील और कांगो के बाद तीसरा सबसे अधिक रेन फॉरेस्ट है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो जंगल सबसे ज़्यादा हम रूस में है, उसके बाद ब्राज़ील में है, लेकिन अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात किया जाए तो ब्राज़ील और कांगो के बाद तीसरा नंबर इंडोनेशिया का है। विश्व का लगभग 22 से लेकर 25% या हम लोग मोटा मोटा कह सकते हैं लगभग लगभग एक चौथाई जो मैंग्रोव वन है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है। जो मैंग्रोव वन होता है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो समुद्र के किनारे होते हैं, खारे जल में उगते हैं। तो लगभग एक चौथाई लगभग वन इंडोनेशिया में पाया जाता है, इसीलिए मैंग्रोव वन की राजधानी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है इंडोनेशिया को। तो मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन भी हमारे आते हैं। तो इंडोनेशिया के संदर्भ में कुछ और बातों की चर्चा करें। इंडोनेशिया के कुछ जल संधियों की चर्चा किया जाए, स्टेट की चर्चा किया जाए तो इसमें सुंडा जो जल संधि है ये जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। लंबाई देखा जाए लगभग 24 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 128 किलोमीटर है। क्राकाटोवा जो ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ था विस्फोट इसी जल संधि के पास हुआ था। तो सुंडा जल संधियाँ आप लोग जानते हैं कि वह सक्रिय जलीय भाग होते हैं जो 2 स्थलीय भागों को अलग करते हैं और 2 जलीय भागों को जोड़ते हैं। ये जल परिवहन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक मलक्का जल संधि है। ये मलक्का जो ये मलेशिया और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया को अलग करती है। ये अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है। व्यापार के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये मकासर जल संधि है, यहाँ यह सुलवेसियो और बोर्नियो द्वीप के मध्य में है। एक बाली जल संधि है, जावा और बाली द्वीप के मध्य है। तो यहाँ पे कई जल संधियाँ पाई जाती हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं व्यापार की दृष्टि से। यदि हम प्रमुख शहरों की बात किया जाए इंडोनेशिया के तो जकार्ता जावा के उत्तरी पश्चिमी तट पर जावा सागर पर है। जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के लगभग है। सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की राजधानी है। अगर जकार्ता का पुराना नाम देखा जाए तो बाटबिया नाम है इसका था। ये सबसे बड़ा शहर है। एक है यहाँ का सुराबाया शहर, ये जावा के पूर्वी भाग में ही ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है इंडोनेशिया का। लगभग आबादी इसकी 30 लाख है सुराबाया शहर का। एक बांडुंग शहर है, ये पश्चिमी जावा पे है, जनसंख्या लगभग 25 लाख है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा का केंद्र भी है। अन्य शहरों में मकासर है, पलेबोंग है और मेडान शहर है यहाँ का। तो इंडोनेशिया के प्रमुख शहर हो गए जिसमें जकार्ता, सुराबाया, बांडुंग शहर मुख्य हैं यहाँ पे। अब कुछ चर्चा और हम लोग इंडोनेशिया के बारे में कर लें। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन की चर्चा कर लें तो इंडोनेशिया में की जो जनसंख्या है वो लगभग 27.6 करोड़ है, जिसमें लगभग 55% जावा द्वीप पे ही लोग रहते हैं। जावा दुनिया का, ध्यान दीजिएगा, जावा दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। जावा द्वीप की आबादी लगभग 15 करोड़ है से अधिक है। बड़े द्वीपों में सबसे अधिक घनत्व वाला द्वीप भी है जो जावा द्वीप है। जातीय समूह देखा जाए तो लगभग 1300 जातीय समूह पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। जावा जाति जिसको जावानीज भी कहा जाता है लगभग 40% है, मुख्यतः जावा द्वीप पे पाई जाती है। इसके अलावा सुंडानी जो है, सुंडानीज है, ये 15%, ये पश्चिमी जावा में पाया जाता है। इसके अलावा मदुरी
जो जातीय समूह ये 4% है। ये मदुरा द्वीप और पूर्वी जावा पे। एक बटाक है, ये लगभग 3% उत्तरी सुमात्रा पे पाए जाते हैं। अन्य में मलय, बलानी, ये बलानी द्वीप पर अधिकांश हिंदू धर्म को मानते हैं, जो बाली द्वीप पर है। इसके अलावा बुगिस एक जनजाति पाई जाती है, इसके बारे में खास चर्चा कर लें आप लोग से कि बुगिस है ये दक्षिणी सुलावेसी पे पाई जाती है। ये पारंपरिक रूप से ये नाविक होते हैं, व्यापारी होते हैं, माने जाते हैं, जो बुगिस जनजाति यहाँ की। भाषा देखा जाए यहाँ की तो लगभग 700 से अधिक लैंग्वेजेस चलती हैं इंडोनेशिया में। 700 से अधिक भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं। भाषा जो है इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा है। ये मलय भाषा परिवार की एक भाषा है। तो भाषा यहाँ की प्रमुख भाषा है, यानी यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। इसके अलावा जो जावानीज भाषा है ये इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मातृभाषा। ध्यान दीजिएगा, भाषा राष्ट्रीय भाषा जरूर है, लेकिन जावानीज यहाँ की सबसे बड़ी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। लगभग 8 करोड़ लोग बोलते हैं। इसके अलावा सूडानी लगभग 3 करोड़ लोग। इसके अलावा मदुरई लगभग 17 लाख लोग। अन्य बलानी, बुगिस और अचेनी भाषाएँ यहाँ पर बोली जाती हैं। भाषा को, जो भाषा यहाँ की भाषा है को लगभग 40 से 50 लाख लोग ही मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। मातृभाषा के रूप में तो अधिक नहीं बोलते हैं, क्योंकि जावानीज अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन दूसरी भाषा के रूप में लगभग 25 करोड़ लोग बोलते हैं। लगभग जनसंख्या यहाँ की लगभग सारी जनसंख्या लगभग दूसरी भाषा के रूप में बोलती है। यह पूरे देश की एकता को बांधने में काम करती है, जो यहाँ की भाषा है इंडोनेशिया की। यहाँ देखा जाए, धर्म देखा जाए, रिलीजन देखा जाए तो इस्लाम लगभग 85% है। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है इंडोनेशिया जो है। यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो सुन्नी इस्लाम को मानती है, वो इस्लाम धर्म के सुन्नी भाग को मानती है। ईसाई लगभग 10% है। ये पूर्वी इंडोनेशिया में है, खासकर सुलावेसी और मलुका जो द्वीप है या पापुआ जो द्वीप है, इस पे पाई जाती है। ईसाई धर्म मानते हैं 10%। 1.8 लोग हिंदू हैं, जो मुख्यतः बाली द्वीप पे रहते हैं। बाली द्वीप की मैं आपको बात बता दूं कि लगभग 88% जो जनसंख्या है वो हिंदू धर्म को मानती है। बौद्ध लगभग 0.7%। यहाँ का जो बोरोबुदुर स्तूप है ये जावा द्वीप पर है, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे। अन्य कन्फ्यूशियस या स्थानीय या पारंपरिक धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें इंडोनेशिया के इतिहास के बारे में कि इंडोनेशिया की हिस्ट्री कैसे रही, उसकी चर्चा आप लोग से हो जाए। तो इंडोनेशिया को प्राचीन काल से ही मानव निवास के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे होमो इरेक्टस या जावा मानव के प्रमाण यहाँ मिलते हैं, प्राप्त हुए हैं। लगभग 1200 ईस्वी में से मध्य यहाँ पे कई हिंदू और बौद्ध राज्य स्थापित हुए। 1200 ईस्वी के मध्य यहाँ पे इस्लाम का आगमन लगभग 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ। अरब और भारतीय व्यापारियों के साथ इस्लाम इंडोनेशिया पहुँचा और 15वीं शताब्दी में तक यहाँ इस्लाम प्रमुख धर्म बन गया था इंडोनेशिया का। यूरोपीय उपनिवेश देखा जाए तो 16वीं से 20वीं शताब्दी तक। 1511 में यहाँ पुर्तगाली लोगों का मलक्का पर कब्जा हो गया और 1816 से लेकर 1942 ईस्वी तक पूरे इंडोनेशिया पर डच साम्राज्य यानी हॉलैंड का नियंत्रण रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 से 45 के मध्य जापान का कब्जा रहा और 27 दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया डचों से स्वतंत्र देश हो गया। और इंडोनेशिया को डच इंडीज भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर हॉलैंड का नियंत्रण था। और हॉलैंड को डच देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मुख्य जो भाषा है डच है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा आसियान का सदस्य भी है, हम जैसा जानते हैं इंडोनेशिया। और G20 का भी सदस्य है इंडोनेशिया, और इसको द्वीपों का देश कहा जाता है इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया के संदर्भ में एक अन्य जानकारी आपको हम बताएं कि इंडोनेशिया हाल ही में अपने राजधानी को बदलने का फैसला किया है और इंडोनेशिया जकार्ता के स्थान पे नुसंतारा को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा इसकी घोषणा 1919 में की गई और इंडोनेशिया की संसद ने इसे 2022 में जकार्ता के स्थान पे नुसंतारा को नई राजधानी बनाने का फैसला किया गया है। नुसंतारा जो शहर है ये बोर्नियो यानी जिसको कालीमंतान कहा जाता है उस द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, जो आपका नुसंतारा है। नुसंतारा को एक बार मैं पुनः बता दूं कि बोर्नियो द्वीप पर है कि पूर्वी भाग में निर्मित किया जा रहा है और 2045 तक माना जाता है कि यह पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। और लागत इसकी बहुत ज़्यादा आ रही, 30 से 35 अरब अमेरिकी डॉलर आ रही। और इसके स्थानांतरण का कारण क्या है, इंडोनेशिया के स्थान पे नुसंतारा को क्यों राजधानी बनाई जा रही। तो जकार्ता में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगी, जैसे हम लोग जानते हैं लगभग 3 करोड़ की आबादी है। इसके अलावा यातायात की समस्या और यहाँ की धंसती ज़मीन, माना जाता है 2050 तक जो
जकार्ता है पूर्णतया डूब जाएगा जावा सागर के जलस्तर के बढ़ने के कारण। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या काफ़ी हो गई थी, तो इसलिए राजधानी बदलने का फैसला इंडोनेशिया ने किया है। और इंडोनेशिया की जो आधिकारिक तौर पे भी ये घोषित कर दिया गया है कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो नुसंतारा हो गई है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नुसंतारा इंडोनेशिया की अब नई राजधानी बनाई जा रही है। तो आज आप लोग से जो चर्चा किया गया इंडोनेशिया के देश के बारे में, आपको हम एक बार पुनः बता दें कि जो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो द्वीपीय देश, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश होने के साथ साथ इसकी जो सीमा है, स्थलीय सीमा 3 देशों से लगती है। जो मलेशिया है, ये किसके अलावा आपका न्यू गिनी है, जो आपका न्यू गिनी से इसकी सीमा लगती है। और एक जो तिमोर है, तिमोर द लेस्ते द्वीप है, उससे भी सीमा इसकी लगती है। तो इसका हम वीडियो पहले बना रखे हैं, उसको आप लोग देख भी सकते हैं। इसके अलावा इसका जो विस्तार है, इंडोनेशिया का ऐसा विस्तार है जिसका 2 महासागरों में विस्तार है, द्वीपीय देश होते हुए हिंद महासागर में भी है और प्रशांत महासागर में है। यद्यपि दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जो जिनकी सीमा 3 महासागरों से लगती है, 4 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा 3 महासागरों से लगती है। एक रसिया है, आपका कनाडा है और यूएसए है। इसके अलावा इंडोनेशिया की सीमा 2 महासागरों से लगती है, जिसमें हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो इंडोनेशिया है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है और दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश भी इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में जो हम आपको बता दें कि मलाकू द्वीप समूह है, इसको मसाला द्वीप भी कहा जाता है, वर्ल्ड का मसाला द्वीप भी कहा जाता है। तो इस तरीके जो आप लोग को जानकारी दी गई वो इंडोनेशिया के संदर्भ में दी गई है। और दी गई जानकारी हम आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। और हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया के संदर्भ में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार मैं पुनः याद दिला दूं कि इसका जो इंडोनेशिया का पार्ट 1 है, इसका हमने पहले से वीडियो डाल रखा है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद अगर आप पार्ट 2 देखते हैं तो पूरा समझ में आप लोगों को पूर्णतः आएगा। तो इंडोनेशिया के संदर्भ में ये आप लोग को जो जानकारी दी गई।